नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य अन्य स्टेट पीसीएसओं का भी मैं लगातार मेंस देता रहा हूं। दोस्तों, अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। सभी आज वो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्त जो भी सिलेबस है यूपीएससी सीएससी हिंदी में 15,519 से ज्यादा कोर्स है, सिलेबस है। आप अपने मनपसंद सिलेबस ले सकते हैं और जो भी सिलेबस आप लेंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे 2 तरह का कोर्स है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। पहला कोर्स है प्लस कोर्स। प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1 महीने की फीस रखी गई है 9,000 रुपए। 3 महीने की फीस है जो 22,500 रुपए। 6 महीने की जो फीस रखी गई है वो 40,500 रुपए। 12 महीने का जो फीस रखा गया है 49,500 रुपए। 24 महीने की जो फीस है वो है 72,000 रुपए और 36 महीने की फीस जो है वो है 90,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1 महीने की जो फीस लगेगी वो 10% छूट के साथ 9,000 की जगह पे 8100 रुपए। उसी तरह 3 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 20,250 रुपए। 6 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 36,450 रुपए और 12 महीने का जो फीस है वो 10% छूट के साथ 44,550 रुपए। उसी तरह 24 महीने 2 साल का जो फीस है वो 72,000 की जगह पर अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 64,800 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। इसी तरह 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो है 90,000 रुपए। लेकिन अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यह फीस पड़ेगा 81,000 रुपए। दोस्तों, यह बहुत ही शानदार सिलेबस। देखिए, यह उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अभी सफलता की मंजिल से दूर हैं। उनके लिए दोस्त यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए आप जुड़िए, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका फायदा लिए। सोचिए, 3 साल मतलब 36 महीने आपको मात्र 81,000 रुपए में पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे सस्ती दर पे कोई भी इंस्टीट्यूट इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकता है। इसलिए दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से एडमिशन लीजिए और आप इसका फायदा। सबसे अच्छी चीज ये क्या है कि आपको यहाँ अपने मनपसंद आप किसी की कोर्स से एडमिशन लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़िए। यह सुविधा आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकोनिक कोर्स। देखिए, आइकोनिक कोर्स किसके लिए है? आइकोनिक कोर्स उनके लिए है जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। और देखिए इसके लिए, क्योंकि देखिए 1-2 सिविल की तैयारी जो होती है, यूपीएससी सीएससी की तैयारी 1-2 दिन में होती नहीं है। इसके लिए लंबा वक़्त चाहिए। मतलब
3 से 4 साल का वक़्त चाहिए और अनअकैडमी ने उनके उनके देखते हुए बहुत ही बेहतर कोर्स लॉन्च किया है आइकॉनिक। अब इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा देखिए, आपको यहाँ मिलेगा लाइव क्लासेज़, आपको यहाँ मिलेगा लाइव क्लासेज़, टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, इतने सारे चीज़ आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगी। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है ₹69,500, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है ₹1,60,000 और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है ₹1,41,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 10% छूट के साथ ₹62,550, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10% छूट के साथ 1,60,000 की जगह पे ₹96,300 और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1,41,000 की जगह पर ₹1,26,900 इसके लिए पेड करना होगा। देखिए दोस्त, यह बहुत ही शानदार प्लान है। यह उनके लिए है जो अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या शुरू किए हैं। इसलिए दोस्त, आप लोग बिल्कुल देरी मत कीजिए और आप लोग एडमिशन ले लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। सोचिए कि 3 साल में आप डेली इन सब चीज़ों को लाइव क्लास करेंगे, टेस्ट सीरीज़ करेंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा। सोचिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो जाएगी। इसलिए दोस्त, आप लोग जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए तथा आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग ज़रूर कीजिए। पीएससी, सीएससी जो ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है ऑप्शनल का, वो रखा गया है 1 महीने की जो फ़ीस है वो है ₹5,000, 6 महीने की फ़ीस है ₹22,500, 12 महीने की फ़ीस रखी गई है ₹27,500, 24 महीने का रखा गया है ₹40,000, 36 महीने का फ़ीस रखा गया है ₹50,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फ़ीस होगी वो 10% डिस्काउंट के साथ ₹4500, 6 महीने की जो फ़ीस होगी वो 10% डिस्काउंट के साथ ₹20,250 और 12 महीने की जो फ़ीस होगी वो अगर मेरा कोड प्रयोग करते हैं तो 10% छूट के साथ ₹24,750, 24 महीने की जो फ़ीस है अगर मेरा कोड प्रयोग करते हैं AKS001 तो आपको 10% का छूट मिलेगा और आपको इसके लिए ₹36,000 पेड करना होगा और 36 महीने की जो फ़ीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ ₹45,000। सोचिए कि इतने कम फ़ीस पे आपको ₹36,000 फ़ीस पे मात्र 12 साढ़े ₹1,200 पर मंथ फ़ीस पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए दोस्त, आप लोग जुड़िए और आप लोग एडमिशन लीजिए तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप बढ़िए। देखिए, न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन में यूपीएससी, सीएससी 21, 22 और 23 के लिए अनअकैडमी ने एक नया वो लाया है, बैच लॉन्च किया है। देखिए, न्यू ईयर रिवोल्यूशन में 6 मंथ बैच के लिए 4 जनवरी से एडमिशन शुरू हो रहा है। 4 जनवरी से शुरू हो गया है। आप लोग इसमें लीजिए 6 महीने का बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए, जिसमें बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर इसमें अपनी शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए आप लोग इसका जुड़िए दोस्त और इसका फ़ायदा लीजिए। न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन में कंप्लीट कोर्स 1 ईयर के लिए जीएस बैच शुरू किया जा रहा है यूपीएससी, सीएससी 2022 को देखते हुए। 1 साल का कोर्स है। इसमें भी ये भी 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें भी भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। आप लोग एडमिशन लीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए। दोनों बैच शुरू हो रहा है। बाइलिंगुअल भी शुरू हो रहा है और इंग्लिश में भी शुरू हो रहा है। इसी तरह 2023 के लिए 2 ईयर कोर्स शुरू हो रहा है, 4 जनवरी से शुरू हुआ है। आप लोग एडमिशन लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़ेंगे और आपको पढ़ाएँगे। आप यहाँ भी दोनों कोर्स चले मिलेगा आपको, बाइलिंगुअल भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम मिलेगा। आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं और आप हमारा कोड AKS001 का कोड ज़रूर प्रयोग कीजिए, जिससे आपको 10% की छूट मिलेगी।
देखिए इसके लिए जो फीस रखी गई है, कॉम्बो रखी गई है, प्लस और आइकॉनिक दोनों को मिलाकर रखी गई है। 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखा गया है 88,000 रुपए। 12 महीने की जो फीस है कॉम्बो, मतलब आपको यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और जीएस आइकॉनिक प्लस और आइकॉनिक दोनों में 88,705 रुपए। 24 महीने की फीस है 1,31,510 रुपए और 36 महीने की फीस रखी गई है 1,67,220 रुपए। और यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल अगर दोनों में आप लेते हैं तो 12 महीने की फीस जो रखी गई है 70,103 रुपए। 24 महीने की जो फीस रखी गई है 99,680 रुपए और 36 महीने का जो फीस रखा गया है वो है 1,31,200 रुपए। दोस्तों आप लोग इसका फायदा लीजिए और अपना एडमिशन लीजिए। आप लोग आइकॉनिक प्राइस हाइक में क्या क्या मिलेगा आपको, कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंडेंट स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा, बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, हाँ प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली कराई जाएगी, हाँ और आपको डेली कंटेंट दिया जाएगा। इतने सारे चीज आपको मिलेंगे इस पे दोस्त, इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाइए और आइकॉनिक कोर्स में आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। दोस्त मेरा कोड है AKS001। आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त आज हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय हम पढ़ेंगे। गैर संवैधानिक निकाय का क्या मतलब हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि वे निकाय, वे संगठन या वे आयोग जिनका निर्माण संविधान की विधियों के तहत नहीं हुआ है, जिनका निर्माण संविधान के द्वारा नहीं है, उनको गैर संवैधानिक कहा जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, जिनका निर्माण संसद द्वारा अलग से विधि बनाकर किया गया हो, जिस आयोग का निर्माण, उसी को क्या कहा जाता है, गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। जिनका निर्माण गैर संविधान से हटकर संसद द्वारा विधि बनाकर किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। और आज यहाँ हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है, इसका कार्य कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार मतलब क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के वे अधिकार जो उनको मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं, मनुष्य होने के कारण प्राप्त हैं, उसको क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। जो हमारा हनन है, जैसे हमको बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, क्या है, ये हमारा अधिकार है, राइट है। यद्यपि भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, जिसे उच्चतम न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है, परंतु वर्ष 1948 में घोषित मानवाधिकार अत्यंत व्यापक है, जो किसी राष्ट्र की सीमाओं से परे है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो 6 मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है संविधान के द्वारा, वो क्या है, वो हमारा मानव अधिकार ही है। वह मानव अधिकार ही है जिसका संरक्षण कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय क्या करता है, मानवाधिकार का संरक्षण करता है। लेकिन इसके बावजूद भी 1948 में हमको क्या मिला है, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जो क्या किया है, जो किसी राष्ट्र से, किसी राज्य की सीमाओं से परे है। मतलब इसकी जो व्याख्या है वो बहुत ही व्यापक स्तर पे है। मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार जो होते हैं वो पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं देश के नागरिक होने के कारण प्राप्त होते हैं।
यही अंतर है दोनों में। भाई मानवाधिकार में क्या है? मान लीजिए कि मानवाधिकार है, वो कहीं का भी, मान लीजिए कि भारत में ही कोई पाकिस्तान का नागरिक आ गया, कोई बांग्लादेश का नागरिक आ गया, चाहे नेपाल का नागरिक, चाहे विदेश के किसी अन्य देश का नागरिक आ गया। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उसको भी मिलेंगे जो भारत के लोग मिलते हैं, मानवाधिकार, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। मौलिक अधिकार जो होता है, कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो जो कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, केवल उसी देश के लोग को मिलते हैं जहाँ के वो निवासी हैं। लेकिन मानवाधिकार के तहत, संरक्षण के तहत वो सभी को संरक्षण दिया जाता है, चाहे वो, इसीलिए कहा जाता है कि मानवाधिकार जो है वो क्या है, किसी सीमा से, किसी देश से क्या होता है, परे होता है। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किसका गठन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। अभी बताया है कि मानवाधिकार आयोग क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कहीं वर्णन संविधान में नहीं है। इसका गठन कैसे किया जाता है? इसका गठन किया जाता है संसद के द्वारा विधि बनाकर इसका गठन किया जाता है। जैसे योजना आयोग, नीति आयोग का गठन किया गया, वैसे ही इसका गठन किया जाता है। तो ये क्या करता है? यह भारत में संसद द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1993 में, और इसका मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव जाति के मानव अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यही काम करता है, वह देखता है कि कहीं लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, यह यही काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मानवाधिकार को मानव जाति का प्रहरी माना जाता है, रक्षक माना जाता है। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं मानवाधिकार आयोग, ये एनसीईआरटी से संबंधित है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए, गैर संवैधानिक निकाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, दोनों की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मानवाधिकार आयोग हुआ, चाहे रक्षा, चाहे महिला आयोग है, चाहे आपको नीति आयोग है, हम तीनों अभी इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से। अब मान लीजिए अब यही क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षा में कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था संसद के द्वारा, या मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, मेंस में भी पूछा जा सकता है मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न। तो इसलिए आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी। देखिए, तैयारी करने का क्या मतलब होता है? तैयारी केवल पीटी का नहीं करना चाहिए, नहीं कि हम आज पीटी कर रहे हैं कल मेंस का। समग्र रूप से तैयारी कीजिए, जो दोनों तैयारी एक साथ हो, पीटी की भी तैयारी हो जाए और मेंस की भी तैयारी हो जाए। देखिए, पीटी की तैयारी के साथ-साथ मेंस की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता है, 2 से 3 महीने का समय मिलता है। इसीलिए प्रीलिम्स की तैयारी के साथ-साथ ही कम से कम 50% से ज़्यादा व्यक्ति को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर वो इतनी तैयारी किया रहता है तो 2-3 महीने में उसको, वो भी 2-3 महीने उसके लिए कम पड़ने लगते हैं। अब सोचिए कि आप बिल्कुल नील-बत्ती सन्नाटा रहिए, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करके बैठे रहिए और फिर मेंस की तैयारी आप सोचिए कि 2 महीना में हो जाए, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है दोस्त। इसलिए आप इस रूप में पढ़िए कि आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाए, पास हो जाइए, और मेंस की भी अच्छी खासी जानकारी हो जाए। ये नहीं कि पता चला कि आप पीटी पास हो गए हैं, अब इसके बाद घूम रहे हैं, बहुरा रहे हैं कि कहाँ जाएँ, अब मेंस की तैयारी क्या करें? बिल्कुल हर चीज़ विज़न क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, परीक्षा क्या है, दिनों-दिन कठिन होती जा रही है। कॉम्पिटिशन बहुत ही कठिन होता जा रहा है। इसलिए, और वैसे भी हिंदी मीडियम की हालत तो ऐसे भी बहुत खराब है। पहले तो यूपीएससी तक ही सीमित था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीसीएसओ में भी हिंदी मीडियम की जो स्थिति है, वो धीरे-धीरे क्या होती जा रही है? खराब होती जा रही है। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िए, मेरा वीडियो अंत तक सुनिए और इसका फ़ायदा लीजिए। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को नज़र में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। बार-बार मैं दोस्त यही कहता हूँ कि मैं दोनों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए।
भारत में मानवाधिकार की स्थापना के क्या कारण हैं? क्यों मानवाधिकार की ज़रूरत पड़ गई? जब मौलिक अधिकार था ही, तो अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया, तो आखिर मानवाधिकार की क्यों आवश्यकता पड़ गई? मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता क्यों है? क्या कारण है इसके लिए? देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1990 के बाद पूरे विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयत्न किए गए और भारत के पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया गया। क्या हुआ? भारत क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पे किया है, साइन किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र चार्टर जो है उस पे साइन किया है 1990 में, और उसके तहत पूरे विश्व के देशों में मानव अधिकार संरक्षण की दिशा में बहुत सारे प्रयत्न किए गए और इसी के तहत प्रत्येक देश में क्या किया गया? मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के विरोधी नहीं, बल्कि उसका पूरक होता है। कहने क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है, ये क्या करता है? भी मानव के अधिकारों का संरक्षण ही तो करता है, और जहां पे मनुष्य का शोषण होता है वहां इसका वो विरोध करता है, ध्यान देता है वहां पे। तो यह उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का कहीं ये विरोधी नहीं है, यह क्या है? उसका पूरक है, उसका विकल्प के रूप में यह काम करता है। क्योंकि मानवाधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। क्या मतलब? क्योंकि कोर्ट के पास तो ऐसे ही बहुत कार्य होते हैं। अब सोच लीजिए आप कि कोर्ट के पास तो इतने कार्य होते हैं कि अपने ही वो केस को नहीं सुन पाता है। अगर मानवाधिकार संबंधित केसों को भी अगर वो देखना शुरू करे, तो अन्य केसों को तो देख ही नहीं पाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के भार को कम करने के लिए ही क्या किया गया है? मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। एक ऐसा आयोग का गठन किया गया है जो क्या करे? जो मानवाधिकारों को देखे कि अगर लोगों के साथ कोई दिक्कत हो रही है, किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसको देखने के लिए मानवाधिकार आयोग की गठन किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि मानवाधिकार आयोग जो है वो क्या है? उच्चतम न्यायालय का विरोधी नहीं है, वह एक पूरक है, विकल्प के रूप में है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। बहुत बार पीटी में पूछा हुआ है, पीटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप। अब मानवाधिकार आयोग की संरचना, मानवाधिकार आयोग की संरचना अंतर्राष्ट्रीय संधियों, पेरिस संधि के अनुसार भारत में मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता पर अधिक बल प्रदान किया गया है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अस्थायी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना है, इसके तहत क्या दिया गया है कि पेरिस संधि के तहत, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी पेरिस संधि, इसके तहत यह बल दिया गया कि जो भी देश मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे उसको क्या देंगे? अधिक से अधिक स्वायत्तता दिया जाएगा। इसी के तहत भारत में 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और क्या किया गया? इसको ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देने की बात की गई। ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दिया गया। क्या होता है? यह एक सदस्य नहीं, यह बहुसदस्यीय वो है, मतलब जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। और जो एक अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। और इसके जो सदस्य हैं वो क्या हैं? अस्थाई होते हैं।
कहाँ से सदस्य लिए जाते हैं, देख लीजिए। 2 सदस्य जो हैं उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में कार्यरत अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो मानवाधिकारों के संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हैं। मतलब जो 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, एक तो अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष होता है चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 2-4 जो सदस्य होते हैं उसमें 2 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और 2 सदस्य ऐसे लोगों को लिया जाता है जो मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं या मानवाधिकारों के विशेषज्ञ होते हैं, उनको लिया जाता है। इन अस्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, जो इस प्रकार देखिए, 4 तो ये अस्थायी सदस्य हो जाते हैं, 4 जो होते हैं वो तो अस्थायी सदस्य हैं, और क्या होते हैं 4 इसके पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य में देखिए कौन कौन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। मतलब क्या हुआ, देखिए हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मानव अधिकारों का हनन होता है इन्हीं के खिलाफ होता है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है, महिलाओं के खिलाफ होता है, अनुसूचित जातियों के खिलाफ, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ। इसीलिए मानवाधिकार आयोग में क्या किया गया, 4 तो अस्थायी सदस्य बनाए गए, एक अध्यक्ष और 4 उसके पदेन सदस्य बनाया गया। किसको, जो ये जो चारों जो वो हैं आयोग हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इनके अध्यक्षों को भी रखा गया कि अगर इनसे संबंधित कोई भी अधिकार का हनन होता है तो इसकी जानकारी ये मानवाधिकार आयोग को देंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग देख लीजिए क्या होगा बॉक्स में। अध्यक्ष इसका होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 2 उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सदस्य, तीसरा मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव वाला व्यक्ति अथवा विशेष ज्ञान रखने वाले। 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य और 4 पदेन होते हैं। महासचिव यह आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। पदेन सदस्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है और महिला आयोग का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। ये 4 इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया। मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या मतलब हुआ, मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके किया गया है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो 6 सदस्यीय समिति का एक गठन किया जाता है। मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब ये नहीं कि राष्ट्रपति सीधे नियुक्त कर दिए, प्रधानमंत्री सीधे नियुक्त कर दिए अपने पसंद, ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। वही कमेटी क्या करती है, जो समिति का अनुशंसा किसी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वही क्या करता है, मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और राज्यसभा का उपसभापति होता है। मतलब क्या हुआ कि मानवाधिकार आयोग में कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई ना हो,
और उसकी स्वायत्तता बरकरार रहे, इसीलिए जो 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है कि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ-साथ विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब अलग-अलग लोग क्षेत्रों से लोगों को लिया जाता है, जिससे इसकी क्या रहे, स्वायत्तता बनी रहे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया जाता है, ये नाम देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसी में से क्या करते हैं, इस समिति मानवाधिकार आयोग का गठन करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल, जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, जो इसके पहले पूरा होता है। क्या मतलब, देखिए अभी हम बताए हैं कि इसमें सदस्य कौन होते हैं और इसका अध्यक्ष रिटायर्ड जो लोग होते हैं। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 साल की उम्र में रिटायर किए, तो 5 साल तक 70 वर्ष की उम्र तक वह इस पद पे कार्यरत रह सकते हैं। 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो रहा हो, जो भी पहले पूरा हो रहा हो, उसके इनका इतना कार्यकाल होता है। मतलब अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक और अधिकतम 5 वर्ष। अवकाश प्राप्ति के पश्चात इन सदस्यों को संघ सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवा के अंतर्गत नियोजित नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष से रिटायर हो जाने के बाद उनकी नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा किसी भी या राज्य सरकार के द्वारा किसी सेवा के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि मतलब किसी और आयोग का सदस्य बना दिया जाए, इस टाइप की किसी कार्य में उनको संकलित नहीं किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदमुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय की सहमति आवश्यक है और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अगर पदमुक्त करना हो, मानवाधिकार आयोग को कि अगर सदस्य को या अध्यक्ष को उसके पद से अगर ये लगता हो कि वह अपने पद का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है या सही तरीके से चुनाव नहीं कर रहा है, तो उसको उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद, मतलब उच्चतम न्यायालय से अनुशंसा प्राप्त करनी होगी, उसके बाद उसको पद से हटाया जा सकता। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि जो उनके वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता है, उनके वेतन में और भत्तों में क्या किया है, सरकार कोई भी संगठन सरकार कटौती नहीं कर सकती। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मेंस की दृष्टि से अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। मेंस में ये भी पूछ सकता है कि मानवाधिकार आयोग के गठन और उसके कार्य के बारे में बताइए, गठन के प्रावधान और उसके कार्यों के बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीटी में भी यही से प्रश्न उठा के पूछ देता है कि मानवाधिकार आयोग के क्या क्या कार्य हैं, इसी में से 1-2-3 पूछ देगा उठा के। इसलिए आपको बिल्कुल जानना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि राष्ट्रीय आयोग अगर जब भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिया ही गया, तो आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेंस के लिए भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो, क्योंकि दोस्त इसके बाद समय नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए इसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो पता चलता है कि समय कम पड़ जाएगा।
और हमेशा देखिए आपको चाहे इस बार देना हो परीक्षा या न देना हो मेंस, देखिए तैयारी हमेशा व्यक्ति कब करता है? तैयारी मेंस की पहले से कोई करके नहीं रखता है। इसीलिए आप तैयारी साथों-साथ रखिए। जो भी पढ़ाई कीजिए, दोनों हिसाब से कीजिए। स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, इसको स्मार्ट पढ़ाई कहते हैं कि आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर लीजिए और उसी के साथ-साथ मेंस की भी तैयारी। चलिए, संविधान के उन प्रावधानों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या कार्य हैं? संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख किया है। मानवाधिकारों के हनन के मामले की जांच करना। कोई भी व्यक्ति मानवाधिकारों के हनन की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कर सकता है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निस्तारित करने का प्रयत्न किया जाए। क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी वही कार्य है। देखिए क्या है, यह एक सलाहकारी है संगठन होता है। यह किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, यह सलाह दे सकता है। सलाह दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है। किसी व्यक्ति का किसी का कोई हनन होता है तो उसके लिए ये दंड नहीं दे सकता है किसी को। ये संगठन क्या है, दंड नहीं दे सकता है, यह सलाह दे सकता है। तो इसका कार्य क्या क्या है? पहला कार्य है कि संविधान में उन प्रावधानों का क्रियान्वयन कराना जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख किया। मतलब क्या, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है? मूल अधिकार के अंदर किया गया है, नीति निर्देशक तत्व के तहत किया गया है। तो इसका कार्य यही होता है संविधान में कि महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, आपको SC ST के प्रति जो भी ये है उसको क्या करे, एक क्रियान्वयन कराए, सरकार के द्वारा उसका क्रियान्वयन कराया जाए, जो भी अधिकार उनको मिले हुए हैं। दूसरा चीज क्या है कि अगर कहीं मानव अधिकार का हनन होता है तो उसकी जांच करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मानवाधिकार आयोग की। और तीसरा है कि कोई भी व्यक्ति सीधे मानवाधिकार आयोग से क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। मानवाधिकार आयोग से अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शोषण हो रहा है, अगर उसे लगता है कि उसके अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो वह क्या कर सकता है? वह सीधे मानवाधिकार आयोग के सामने अपनी बात रख सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना, व संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा मानव अधिकार से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना भी है। क्या काम है इसका? तीसरा कार्य इसका क्या है? इसका कार्य ये है कि मानव अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए। बहुत से देखिए अभी क्या है, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी के कारण बहुत से लोग मानव होने का, उससे क्या क्या अधिकार, राइट क्या क्या है, खुद उसको पता नहीं है। तो यह मानवाधिकार आयोग का कर्तव्य है कि वह क्या करे, उनके अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता, जन जागरूकता अभियान चलाए। और क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार से संबंधित जो संधियां हैं उसके तहत उस संधियों को क्या करे, भारत में भी सरकार के द्वारा लागू करे। विभिन्न जिला स्तर की मानवाधिकारों की समितियों के गठन की अनुशंसा करना। मानवाधिकार का कार्य सरकार की एजेंसियों की सहायता लेकर किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों की रक्षा करता है तथा इनका हनन होने पर जांच करता है और आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करता है। देखिए यह दो चीज देखता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह दो चीजों को देखता है। क्या कि कहीं मौलिक संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं कहीं उसका तो हनन नहीं हो रहा है। दूसरा चीज कि और अन्य जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं कहीं उसका भी तो हनन नहीं हो रहा है। अगर ऐसी होता है तो उसकी वो जांच करता है और क्या करता है, और उसके खिलाफ
कार्रवाई करने की अनुशंसा करता है, इसको सरकार से और कोर्ट से, क्योंकि ये दंड नहीं दे सकता है। यह क्या है कि वो अनुशंसाकारी ही संस्था है, अनुशंसा कर सकता है। सजा देना कोर्ट का काम होता है, सरकार के द्वारा है, लेकिन यह केवल एक सलाह दे सकता है, ये सलाहकारी संस्था। मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को निःशुल्क न्याय दिलाती है तथा मानवाधिकारों के हनन पर स्वतः संज्ञान भी लेती है। इसे मान लीजिए क्या है, इसके लिए मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मानवाधिकार आयोग के पास चला गया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मानवाधिकार आयोग उसे जो भी उसको न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगा, उसके लिए उसे कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। मतलब क्या होता है, यह निःशुल्क होता है। दूसरी चीज ये है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने अधिकारों के हनन के लिए आप जाके आयोग के पास कंप्लेन करेंगे तभी आयोग सुनेगा। आयोग इस पे स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। मान लीजिए किसी महिला के साथ रेप हो गया, तो मानवाधिकार आयोग उसका स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। जैसे मान लीजिए ये वाला केस हुआ था, अभी हाथरस कांड हुआ था, अभी बदायूं कांड हुआ है। इसमें क्या है, मानवाधिकार आयोग स्वतः ही संज्ञान लिया है। इसके पास कहीं से कोई लिखित प्रश्न नहीं गया है, न इसमें वादी प्रतिवादी उसके पास आए हैं, इसके पास इसने स्वतः ही संज्ञान लिया है। तो इसका एक कार्य ये भी है कि अगर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो यह क्या करे, स्वतः ही संज्ञान ले ले। तो आयोग की शक्ति क्या क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। वह पुलिस से समस्त कार्रवाइयों के अधिकार को भी मांग कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। क्या है, आयोग की जो शक्ति है, इसमें लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की जितनी शक्ति होती है वो सभी शक्तियां किसको दिया गया है, आयोग को दिया गया है। दूसरी चीज कि इसको यह अधिकार दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मानवाधिकार हनन का प्रश्न किया गया है तो वह पुलिस से या रिकॉर्ड मांग सकता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, क्यों किया गया है, क्या किया गया है, उसका वो अधिकार पुलिस से मांग सकता है। यह उसको अधिकार दिया गया है आयोग को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं एक सिविल न्यायालय की भूमिका में कार्य करता है, जिसके द्वारा वह मानवाधिकारों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कारागार निरीक्षण, बाल श्रम उन्मूलन हेतु कारखानों का निरीक्षण, जिनमें मानवाधिकारों के हनन की संभावना होती है, का कार्य भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो मानवाधिकार का हनन होता है कहाँ होता है, बाल श्रम उन्मूलन में होता है, बाल श्रम में होता है, कारागारों में होता है। तो यह मानवाधिकार आयोग का एक कार्य भी है कि वो क्या करता है, वह इनका निरीक्षण कर सकता है, उसको अधिकार मिला हुआ है कि इसको बिना बताए हुआ इनका बाल श्रम, जो बाल गृह हैं या बाल श्रम कारखानों का, कि कहीं बालकों के साथ श्रम तो नहीं कराया जा सकता है, या तो कारागार का निरीक्षण कर सकता है कि जो कारागार के अंदर जो कैदी हैं उनका कहीं उनके अधिकारों का तो हनन नहीं हो रहा है। यह जांच करने का भी अधिकार मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय में मानवाधिकारों से संबंधित विचाराधीन विषयों में भी सहायता प्रदान करता है। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अगर मानवाधिकार से संबंधित कोई केस है उसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार आयोग से सलाह मांग सकता है या मानवाधिकार आयोग उसमें अपनी सलाह दे सकता है। आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में, तथा वह भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, वह इसके लिए अनुसार कार्य करने के अधिकृत है। क्या मतलब हुआ कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसका कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और यह अन्य चाहें तो मान लीजिए अगर इसको लगता है कि भारत के अन्य जगहों पे भी इसके कार्यालय होने चाहिए, तो ये खेलने खुलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। और अपनी आयोग की एक अपनी कार्य प्रणाली है जिसी के तहत वह काम करता है और बिना किसी दबाव के करता है, क्योंकि कोर्ट या सरकार के द्वारा इसके कामों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों की सहायता भी सरकारों की किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन के लिए इसके पास स्वयं जांच करने के लिए कर्मचारी होते हैं, लेकिन अगर उसको लगता है तो वह राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां होती हैं, या राज्य सरकार से कुछ अधिकारियों को लेकर के वो उनसे जांच करा सकता है, उनके और अन्य जांच एजेंसियों की सेवाएं भी वो ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी है, जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक होता है। मतलब क्या होता है? कहने का क्या मतलब हुआ कि आयोग जो है, मानवाधिकार आयोग और अन्य जो गैर सरकारी संगठन है, जिसे मतलब एनजीओज है, के बीच क्या होता है? एक सहभागिता होता है। अगर एनजीओ क्या करते हैं भाई, मान लीजिए कोई भी एनजीओ है जो महिलाओं से संबंधित कार्य करते हैं, जो दलितों से संबंधित काम करते हैं, जो एससी एसटी से संबंधित काम करते हैं, अगर वो क्या करते हैं, वो सीधे मानवाधिकार आयोग से के पास अपनी बात पहुंचाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच क्या है? एक सहभागिता की स्थिति बनी रहती है। आयोग द्वारा की गई जांच के बाद की कार्यवाही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किसी मामले की जांच पूरी होने के पश्चात निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार इसका क्या है, मान लीजिए कि किसी केस की जांच किया, तो यह क्या कर सकता है कि राष्ट्रीय या सरकार के द्वारा, सरकार और अन्य जो राष्ट्र जो वो है प्राधिकरण है, जिससे मान लीजिए कोर्ट है, उनसे अनुशंसा कर सिफारिश कर सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को इसका मुआवजा दिया जाए। यह इसको अधिकार है। दिलवा देगा कि नहीं देगा ये तो बाद की बात है, लेकिन यह इसकी अनुशंसा कर सकता है, क्योंकि क्या है, यह एक सलाहकारी संगठन होता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण की हेतु कार्यवाही आरंभ करने से संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार का कोई सेवक है, लोक सेवक है, अगर उसके द्वारा क्या किया गया है कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो वह सरकार से और कोर्ट से अनुशंसा कर सकता है कि उस अधिकारी के खिलाफ क्या किया जाए? कठोर कार्रवाई किया जाए, सिफारिश कर सकता है। दंड नहीं दे सकता है, उसकी ये सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण से पीड़ित व्यक्ति की तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय में भी अपील करने की शक्ति रखता है। देखिए दो चीज है, एक तो सरकार से सिफारिश करेगा कि पीड़ित व्यक्ति की तत्काल अंतरिम सहायता दी जाए, और एक शक्ति उसके पास यह भी है कि वह क्या करता है, चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील दायर करने की भी शक्ति रखता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या सीमाएं हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दी गई अनुशंसाएं क्या होती हैं? सलाहकारी होती हैं। बहुत तब से बता रहे हैं
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या है, वो केवल सलाहकारी संस्था होती है। वह अनुशंसा कर सकता है, मानना या नहीं मानना सरकार और कोर्ट का काम है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को न तो किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है और न ही किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य प्रत्यक्ष सहायता देने का अधिकार। क्या मतलब, वह केवल केवल अनुशंसा ही कर सकता है। आयोग की सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह प्रावधान है कि सरकार 1 माह की अवधि में आयोग को यह सूचित करेगी कि उक्त विषय पर किसी प्रकार की कार्यवाही की गई। क्या मांगते हैं, देखिए, मानवाधिकार आयोग की सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कि सरकार उसको माने ही, लेकिन यह प्रावधान किया गया है कि अगर मानवाधिकार आयोग किसी चीज पे सरकार से कोई मांगता है, जवाब मांगता है, तो उसको क्या है, उस बीच की अगर जहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया था तो उस पे क्या कार्रवाई हुई, वो 1 माह के अंदर सरकार को उसका जवाब देना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकार हनन की जांच नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि सैन्य क्षेत्र को इस मानवाधिकार आयोग के कार्य से दूर रखा गया है। मतलब सेना के द्वारा जो भी अगर कोई कार्रवाई की जाती है उसके खिलाफ मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर तथा पूर्वी राज्यों में नक्सलियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी जांच करने का अधिकार आयोग को नहीं है, बल्कि आयोग इन मामलों की जांच के लिए सरकार को निर्देश देता है। मानिए ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर में पुलिस जब चाहती है तो क्या करती है, घरों में घुस के सर्च करने लगती है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी हमेशा विरोध का विषय रहता है कि पुलिस जबरदस्ती, आदमी के द्वारा जबरदस्ती कार्रवाई की जाती है, इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। कभी कभी किसी निर्दोष की हत्या भी हो जाती है, किसी का घर उड़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मानवाधिकार आयोग को क्योंकि फौज के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को जांच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह इसकी सिफारिश सरकार से कर सकता है कि सरकार उसकी जांच। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। ये नहीं कि मतलब मान लीजिए कोई पुराना केस है, 2 साल पहले आपके साथ मानवाधिकार का हनन हुआ था, आप उसकी जांच नहीं करा सकते। मानो उसकी जांच आयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जांच आयोग उसी की जांच करता है जो त्वरित हुआ हो। 1 साल के बाद उस घटना की जांच वो नहीं करने का, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाता है। साथ ही ऐसे मामलों की भी जांच नहीं कर सकता जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अधीन हो। जैसे मान लीजिए क्या है भाई, 2 जगह पे होता है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन होता है और केंद्र में भी होता है। तो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह उन मामलों की भी जांच नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई मामले हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग की जांच के दायरे में है, तो उसकी जांच ये नहीं कर सकता। तीसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किसी मामले की जांच हेतु अपने स्वयं के पर्याप्त अधिकारी भी नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सरकार के उन्हीं विभागों पर जांच के लिए निर्भर रहना होता है जिनके विरुद्ध मानवाधिकार हनन के आरोप हैं। क्या है, देखिए, इसकी वही तो है ना, इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब इसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास इतने सदस्य नहीं है कि पूरे देश में जहां जहां भी मानवाधिकार आयोग का हनन हो रहा है उसका वो क्या करे, जांच करे। तो वो क्या करता है, वह उन्हीं सरकारी एजेंसियों पर उसका भरोसा रहता है जिसके द्वारा शोषण किया जाए। मान लीजिए कि अब फौज के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी जांच कौन करती है, फौज खुद करती है। तो वह यह भी आरोप लगाया जाता है कि इससे क्या हुआ, इससे क्या होता है, इसमें पार्शलिटी होने की संभावना रहती है।
मान लीजिए कि फौज के द्वारा अगर मानवाधिकारों का शोषण हो रहा है जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, अगर उन्हीं एजेंसियों को दे दिया जाए कि आप उसी की जाँच कीजिए, जिसके द्वारा किया जाता है, थोड़ा बहुत वायस होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, इसके यहाँ पे मानवाधिकार आयोग कुछ नहीं करता। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में यह प्रावधान किया गया था कि मानवाधिकारों से संबंधित राज्य आयोग और जनपद समितियों की भी स्थापना होगी, परंतु राज्य सरकारों ने आयोग के स्थापना में विशेष रुचि नहीं दिखाई। तीसरा चीज क्या है कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार अधिनियम 1993 पास किया गया था, उसमें क्या कहा गया था कि जनपद के स्तर पे भी क्या किया जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा जनपद के स्तर। इससे क्या होता, इससे जो मानवाधिकार का उल्लंघन कम से कम होता और मानवाधिकार आयोग पर क्या होता है, भार भी कम पड़ता। लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और अभी तक जनपद स्तर पे मानवाधिकारों का गठन नहीं किया। इस तरह हम लोग मानवाधिकार आयोग पढ़ लिए, पहला गैर संवैधानिक निकाय, और दूसरा अब हम गैर संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग दूसरा गैर संवैधानिक निकाय। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है तथा महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में दयनीय रही है। प्रारंभ से ही महिलाएं उपेक्षित रही हैं, फलतः संविधान में उनके उत्थान एवं संरक्षण के हेतु विशेष प्रावधान किए गए। क्या रहा, देखिए हम इतिहास में पढ़े होंगे कि महिलाओं से समाज क्या है, देखिए समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है। कोई भी व्यक्ति जिससे कहिए पूछिए, सब लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्री की कामना बहुत कम ही लोग करते हैं, सबको पुत्र चाहिए। पितृसत्तात्मक समाज, वंश की बढ़ाने की परंपरा महिला के द्वारा नहीं, पुरुष के द्वारा लोग मानते हैं। इसी को पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए पुत्र चाहिए। कोई ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वंश तो हम महिला के द्वारा बढ़ जाएगा। अब थोड़ा आज का जो समाज है, आजकल की युवा पीढ़ी है, उसकी मानसिकता अब धीरे धीरे बदल रही है और वो अब पुत्र और पुत्री में बहुत भेदभाव की स्थिति नहीं रखता है। लेकिन पहले का जो समाज था वो क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। समाज तो आज भी पितृसत्तात्मक ही है, लेकिन अब इसके अंदर बदलाव शुरू हो गया है। तो इससे क्या रहा, जब पितृसत्तात्मक समाज होगा तो कोई भी कानून नियम बनेंगे, पुरुष अपने पक्ष में बनाएंगे तो दूसरे का अधिकारों का हनन होगा। देखिए उपेक्षित कौन रहा, किनके अधिकारों का हनन हुआ, जो सत्ता से दूर रहा। जैसे मान लीजिए कि जब उच्च वर्गों के हाथ में सत्ता रही तो निम्न वर्ग वालों का शोषण हुआ। यहाँ तो क्या था, यहाँ तो महिलाओं के हाथ में सत्ता ही नहीं रही, उनका तो शोषण सबसे ज्यादा हुआ। तो इसीलिए महिलाओं की स्थिति क्या रहती है, दयनीय रही। प्रारंभ से ही महिलाएं क्या रही हैं, उपेक्षित रही हैं। फलतः संविधान में इनकी इस वर्ग की उत्थान के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेदों के अंतर्गत महिलाओं के विकास से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार, मतलब क्या किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में उन वर्गों की विशेष ख्याल रखा गया जो उपेक्षित थे, जो समाज के द्वारा उपेक्षित थे, जिसमें एससी एसटी महिलाओं, देखिए महिलाओं की भी स्थिति एससी एसटी से बेहतर नहीं थी। आप इतिहास में पढ़े ही होंगे कि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं करने दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जितना काम दलितों को साथ किया जाता था उतना ही भाव महिलाओं को भी दिया जाता। केवल ऋग्वेद को हटा दिया जाए, ऋग्वेद के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन धीरे 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 समाज क्या होता गया, पितृसत्तात्मक होता गया और महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की हो। अनुच्छेद, अब संविधान के द्वारा महिलाओं को कहां कहां कौन सा अधिकार सुरक्षित किया गया, इंपॉर्टेंट है।
पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा समान सुरक्षा का प्रावधान है। मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 14 के तहत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए क्या गया है, समान सुरक्षा मिलेगा। समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 15(1) नागरिकों में जाति, धर्म, लिंग एवं मूल के आधार पर विभेद नहीं करने का प्रावधान किया गया। मतलब क्या कि ये नहीं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई महिला कितनी भी योग्य हो, उसको इस आधार पे हटा दिया जाए, अयोग्य मान लिया जाए कि वो महिला है। मतलब धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। इस प्रतिषेध करता है कौन सा, अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) लिंग के आधार पर राज्य के किसी संगठन में कार्यरत कर्मियों में विभेद नहीं करने का प्रावधान करता है। क्या मतलब हुआ कि अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) जो है वो कहता है कि लिंग के आधार पर किसी संगठन में क्या किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(3) में वर्णित है कि महिलाओं के लिए राज्य किस प्रकार विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब महिलाओं के लिए अगर राज्य सरकारों को यह लगता है कि इनके फेवर में क्या करना चाहिए, विशेष प्रावधान करना चाहिए, तो अनुच्छेद 15(3) के तहत वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 39(ई) के अनुसार राज्य अपने सभी कर्मियों के, चाहे वो पुरुष हो या महिला, के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रावधान करेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आर्थिक कारणों से महिलाओं का किसी प्रकार का शोषण न हो। कहने का मतलब क्या होगा, अनुच्छेद 39(ई) के अनुसार राज्य को या अपने सभी कर्मियों के, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, स्वास्थ्य की देखभाल करेगा और यह भी ध्यान देगा कि आर्थिक कारण से, मजबूरी से महिलाओं में किसी प्रकार से शोषण हो। ये नहीं कि पुरुष लोग अपना इलाज करा लिए, महिलाओं को छोड़ दिए, जहाँ पे अक्सर आप देखा जाता है, घर में आप देखते ही होंगे, अभी भी बहुत, आप गांव में चले जाइएगा, महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, बहुत ही ज्यादा। पुत्र आप देखिएगा, एक लड़का है, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो लोग कहाँ कहाँ दिखा ले आते हैं, लड़की को लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, कहते हैं कि नहीं तू ऐसे ही ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, यह 39(ई) के तहत यही कहा गया है कि सरकार ये ध्यान देगी कि किसी तरह का कोई भी भेदभाव न हो और क्या यह विशेष ध्यान दिया जाए कि इसे क्या हो, महिलाओं का शोषण न हो। अनुच्छेद 15(ए) के अनुसार अनुच्छेद 51(ए) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे किसी भी परंपरा का अनुपालन नहीं करें जो महिलाओं की गरिमा के बिना, मतलब क्या हो गया, अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य हो गया ना, ये मूल कर्तव्य है। कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह किसी भी ऐसी परंपरा का पालन नहीं करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो, जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो, वो किसी इसी परंपरा का पालन नहीं करना। अतः भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान, विकास तथा सहयोग हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, 31 जनवरी 1992। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक क्या है, सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब क्या हुआ,
जिसका निर्माण संविधान से हटकर है, संसद के द्वारा विधि बनाकर जिसकी स्थापना की गई है, उसको क्या कहता है? संविधिक निकाय कहा। अब हम महिला आयोग की संरचना जरा ग्राफ के अनुसार देख लेते हैं। ग्राफ के अनुसार समझना ज़्यादा आसान रहता है। देख लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय आयोग, महिला आयोग की संरचना, इसमें क्या होता है? अध्यक्ष, महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? महिला को का अध्यक्ष बनाया जाता है। सदस्य 5 सदस्य होते हैं इसमें। इसमें एक अनुसूचित जाति का, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है। ये पांचों सदस्य विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले और महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था इत्यादि से इनका संबंध होना चाहिए। और सदस्य में सचिव जो होते हैं वो प्रबंधन, सामाजिक आंदोलन अथवा संस्थापक, संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई व्यक्ति, संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिससे कार्य का पर्याप्त अनुभव है, उसको इस संगठन का महासचिव बनाया जाता है। यही क्या है? महिला आयोग की संरचना है। मतलब एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, जिसमें क्या होता है? एक अनुसूचित जाति का सदस्य और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना ही चाहिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना मेंस की व्यू से, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना ही चाहिए। सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, परंतु वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में इनके कार्यकाल में पूर्व भी इन्हें हटा सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो संरचना है उसमें एक सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अध्यक्ष, 5 इसमें सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं। एक सचिव जिसको अन्य सदस्य कहा जाता है, 5 अन्य सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्यों में क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए और उसमें से भी एक दलित समुदाय से होना चाहिए, मतलब अनुसूचित जाति समुदाय से, और एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना आवश्यक होता है। और सभी का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष के लिए होता है। और अगर सरकार इसके पहले भी अगर इस सदस्य अपने किसी निजी कारणवश चाहे तो पद से वो त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार अगर मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, जैसे मान लीजिए कि अध्यक्ष पे ही इल्जाम लग गया किसी चीज का, रिश्वत लेने का, चाहे किसी चीज का, तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उनको पद से हटा सकती है। पॉक्सो पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट बहुत चर्चा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो, पास्को पास्को एक्ट, पास्को है, पास्को एक्ट, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो ई बॉक्स। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए पॉक्सो ई बॉक्स का आराम दिया है। पॉक्सो ई बॉक्स एक ऐसा मंच है जहां यौन शोषण से पीड़ित कोई भी बच्चा अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। पॉक्सो ई बॉक्स क्या है? पॉक्सो ई बॉक्स है, इसमें यह 26 अगस्त 2016 को इसको किया गया है सरकार के द्वारा। इसमें क्या है? केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया। इसमें अगर मान लीजिए किसी बालक के साथ, किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है तो वह उसका ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, या ऑनलाइन ई बॉक्स नाम ही है इसका, पॉक्सो ई बॉक्स। ये पीटी के अनुसार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी पूछ सकता है कि पॉक्सो ई बॉक्स क्या है। अब आयोग के अध्यक्ष हेतु क्या अनुशंसाएं हैं? चुनाव, अध्यक्ष के चुनाव।
पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर चयन हेतु नियमों में संशोधन प्रस्ताव किया। संशोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है, क्या है कि इसमें कुछ संशोधन किया गया है। किसके द्वारा? पूर्व बाल विकास मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के द्वारा कुछ संशोधन किया गया है। क्या है कि अध्यक्ष पद को गैर राजनीतिक बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही आयोग का अध्यक्ष बनाया। देखिए इसमें क्या किया गया, प्रस्ताव किए थे, ये लागू अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ संशोधन किया था। देखिए हमेशा आप देखते होंगे कि इस तरह के आयोगों पे यह आरोप लगता रहा है, कभी कभी ये सरकार के पक्ष में भी बोलने लगते हैं। इसे लगता है कि सरकार के ही संगठन है। इसी चीज से बचने के लिए श्री मेनका गांधी ने यह प्रस्ताव किया था कि क्या किया जाए कि अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाए, क्या हो, जो गैर राजनीतिक हो। या अभी तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पार्टी के सदस्य को ही बना देते हैं लोग, पार्टी के सदस्य को ही बना देते हैं। ये गलत परंपरा है। इससे क्या होता है, इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन ही होता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, राजनीतिकरण हो जाता है इसका। इसी चीज से बचने के लिए मेनका गांधी ने यह सुझाव दिया था कि जैसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति किससे किया जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को ही इसका अध्यक्ष बनाए। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करे। मतलब कैसे, जैसे मानवाधिकार आयोग के चुनाव किया जाता है अध्यक्ष का, उसी तरह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए और वही इसका क्या करे, चुनाव करे। तीसरा, आयोग को सिविल कोर्ट की समान शक्ति मिले, जैसे मानवाधिकार आयोग को मिला हुआ है। किसी अधिकारी को सम्मन जारी करना हो, किसी अधिकारी से कोई जवाब मांगना हो तो यह मांग सके, सिविल कोर्ट का अधिकार इसको भी मिलना चाहिए। चौथा जो है, आयोग को यह शक्ति दी जाए कि वह आरोपी को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दे सके और यदि आरोपी उपस्थित नहीं होता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना कर सकते। उन्होंने कहा था, इससे क्या होता है, इससे महिला आयोग का जो है दबदबा भी बना रहता। भाई इनका कहना यह था कि यह इसको अधिकार दिया जाए, महिला आयोग को अधिकार दिया जाए कि यह क्या हो, किसी को उसके सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दे सके। अगर कोई उसके आदेश का अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको 5,000 रुपए तक आर्थिक जुर्माना लगाने का अधिकार मिले। आयोग के पास जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। अभी क्या है, अभी है आयोग के पास जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है, जिससे आरोपी पेश होने से बचते रहते हैं। उपरोक्त संशोधन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए चयन का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। अभी क्या है, अभी तो इसीलिए तो कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भेदभाव हो जाता है। लोग पार्टी के सदस्य को ही आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं कि महिला आयोग के अध्यक्ष जो होती हैं वो लगता है किसी पार्टी से संबंधित इसे कार्य को करना शुरू कर देती है। तो इससे बचने के लिए मेनका गांधी के जो दिए गए जो सुझाव हैं उसको लागू करने चाहिए। आयोग के क्या कार्य हैं? संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय से संबंधित सभी विषयों की जांच एवं परीक्षण करना। इस संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर प्रतिवेदन भेजना। मतलब संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा महिलाओं को जो भी अधिकार सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं उसके विषय में क्या करना,
उनका परीक्षण करना, उनकी जांच करना और इस संबंध में केंद्र सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन देना इसका कार्य है। दूसरा, महिलाओं से संबंधित वर्तमान उपबंध एवं कानूनों की समीक्षा करना तथा संशोधनों का सुझाव देना। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी समस्याओं की जांच करना और इस मामले में सक्षम अधिकारी को सुझाव देना। यह कार्य होता है किसका? आयोग का यह कार्य है। तो क्या कि महिलाओं से संबंधित जो वर्तमान जो उपबंध है, कानून है, उसकी क्या समीक्षा है करना, तो समीक्षा करना कि क्या इसमें कमी है, इसमें और क्या हो सकता है, और इसमें उस कानून में संशोधन करने के लिए क्या संशोधन हो सकता है, इसके भी वो सुझाव दे सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, उत्पीड़न और कार्यस्थल पर, खास करके कहाँ पे हम देखते हैं कि कार्यस्थल पे मतलब जहां पुरुष और महिला दोनों कार्य करते हैं, वहां पे क्या होता है, महिलाओं के खिलाफ हमेशा यौन शोषण की बात सुनने में आती है। इससे क्या है, इसकी जांच करना और इस मामले में सक्षम अधिकारी को सुझाव देना, यह भी कार्य होता है किसका? महिला आयोग। महिला आयोग के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं, महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुनने हेतु कई शाखाएं स्थापित की गई हैं। आयोग इन्हीं शाखाओं के माध्यम से सक्रिय रहता है तथा अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अब कौन कौन सी शाखाएं हैं देखिए। महिला आयोग की शाखाएं, वैधानिक शाखा, लोक संबद्ध शाखा, उत्तर भारत शाखा, अनिवासी शिकायत शाखा और शिकायत एवं जांच शाखा। एक एक का हम देखते हैं। वैधानिक शाखा, यह शाखा महिलाओं को वैधानिक सहायता प्रदान करती है और दंड के संबंध में परामर्श देती है। आयोग के द्वारा वर्तमान विधियों को इस संबंध में समीक्षा की जाती है कि वे महिलाओं की विरोधी तो नहीं है। महिलाओं के उत्थान के लिए नए प्रकार के विधि निर्माण का परामर्श भी दिया जाता है। देखिए, जो वैधानिक जो शाखा होती है वो क्या करती है, महिला आयोग की जो वैधानिक शाखा है वो क्या करती है, वह महिलाओं को वैधानिक सहायता प्रदान करती है और उनको दंड के संबंध में परामर्श देती है। दूसरा, आयोग द्वारा वर्तमान विधियों, आयोग द्वारा जो वर्तमान जो कानून है उसकी क्या करती है, समीक्षा करती हैं और वह देखती है कि जो विधियां हैं, कानून हैं, ये कहीं महिलाओं के विरुद्ध तो नहीं है। और विधि निर्माण में अगर महिलाओं के केवल में के लिए कोई भी ऐसा विधि का निर्माण, कानून का निर्माण किया जाता है तो उसमें ये परामर्श देती हैं। महिला आयोग के सुझाव पर ही, महिला आयोग के सुझाव पर ही भारत में पूल हिंसा निवारक अधिनियम 2005 का निर्माण किया। आयोग के द्वारा न्यायालय में भी महिलाओं के विषय में सहायता प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं से संबंधित कोई मामला कोर्ट के अंदर चला गया है तो उसमें यह क्या करती है, कोर्ट को अपना सलाह देती है, दे सकती सहायता। दूसरा है लोक संबद्ध शाखा, यह शाखा महिला आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहन देती है। यह क्या है, यह जो शाखा होती है यह महिलाओं से संबंधित अनुसंधान मतलब जो खोज किया जाता है उसमें एक प्रोत्साहन देती है। लोक संबद्ध शाखा महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने तथा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की गोष्ठियां व कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। यह शाखा महिला कल्याण हेतु नीतियों को लागू करवाने के संदर्भ में सुझाव देने का भी कार्य करती हैं। संसद द्वारा पारित महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विधियों को भी बेहतर रूप से क्रियान्वित करने में सहयोग करती है। क्या काम करती हैं कि अगर लैंगिक भेदभाव हो रहा हो उसको समाप्त करने में, महिलाओं के कल्याण से संबंधित
और इसके लिए क्या करती हैं, एक गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करवाती हैं और यह महिला कल्याण हेतु नीति को लागू करवाने के संदर्भ में सरकार को क्या करती है, सुझाव भी देती हैं और संसद द्वारा पारित महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विधियों को बेहतर रूप से क्रियान्वित कार्यान्वयन करने में यह क्या करती है, सहयोग भी देती है। महिला कल्याण हेतु अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय दोनों की भूमिका एक दूसरे के पूरक होती है। उत्तर भारत शाखा आयोग ने संपूर्ण देश में उत्तर भारतीय राज्यों की महिलाओं को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए उत्तर भारत शाखा की स्थापना। देखिए, सबसे ज्यादा हम देखते हैं महिलाओं का शोषण कहाँ होता है, उत्तर भारत में होता है। इसीलिए महिला आयोग ने एक अलग से ही विंग बनाया है, उत्तर भारत शाखा, जो क्या करती है, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनती है। उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर भारत के राज्यों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में यह कार्य करता है। उत्तर भारत की महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। शोध अध्ययनों, सेमिनारों, कानून के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसे उत्तर भारत शाखा क्या है, मतलब उत्तर भारत में जो भी महिलाओं से संबंधित चीजें होती है सबको ये देखता है और क्या करता है, महिला अधिकारों पर शोध करवाता है, सेमिनार करवाता है, लोगों के अंदर जन जागरूकता फैलाने के लिए एनजीओ की सहायता। अनिवासी भारतीय शाखा, देखिए महिला आयोग की अनिवासी भारतीय भी शाखा है, जो क्या करती है, जो भारत के बाहर वर्ष 2008 में राष्ट्रीय महिला आयोग को अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंधित विवादों के संबंध में समुद्र पारी भारतीयों के साथ नोडल एजेंसी बना दिया। एनआरआई शाखा इन्हीं विषयों से संबंधित विवादों का कार्य करती है। देखिए, आप लोग सुने होंगे कि बहुत हमेशा एक चर्चा का विषय रहा, खास करके क्या कि एक चर्चा का विषय रहता है कि विदेश में लोग शादी करके लेके जाते हैं बाहर, वहां जाके भारतीय महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। उसी चीज को देखते हुए पंजाब, खास करके पंजाब हरियाणा में यह केस बहुत सुनने मिलता है। 2008 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या किया, अनिवासी भारतीयों के साथ जो विवाह करके जो महिलाओं को जो समस्या उत्पन्न होती थी उसको, उन्हीं संबंधित विवादों को निपटाने के लिए इनको क्या किया गया, भारतीयों के साथ, समुद्र पारी भारतीयों के साथ इनको नोडल एजेंसी बना दिया गया, अनिवासी भारतीय शाखा को, और इन्हीं को विषयों की देख विवादों के कार्य करने के लिए अनिवासी भारतीय शाखा का गठन किया गया है। शिकायत एवं जांच शाखा महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, उनको अकेला छोड़ देना, बलात्कार, उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना, मतलब एफआईआर दर्ज न करना, अमानवीय व्यवहार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मामलों की शिकायत आयोग में की जा सकती है। शिकायत एवं जांच शाखा, शिकायत में क्या किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा आम बात है, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, उनको छोड़ देना, बलात्कार, प्रथम सूचना मतलब एफआईआर मान लीजिए उनके खिलाफ, वो थाने में अगर एफआईआर दर्ज कराती है उसका नहीं होता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, कार्यस्थल पर मतलब जहां वो नौकरी करती है उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, इन मामलों की वो शिकायत किससे कर सकती हैं, महिला आयोग से कर सकती हैं, और शिकायत जांच शाखा जो महिला आयोग का है उसकी जांच करता है। महिलाओं के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को शिकायत शाखा द्वारा ही क्या किया जाता है, सुना जाता है। महिला आयोग की परामर्शकारी भूमिका, देखिए ये भी क्या होती है, यह भी परामर्श ही दे सकता है। वैधानिक भूमिका के अंतर्गत महिला आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर बल दिया जाता है। महिलाओं से संबंधित किसी विधि के में संशोधन का सुझाव देना, उदाहरण हेतु
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं दहेज निवारण अधिनियम 1961 में संशोधन की मांग। देखिए क्या कर महिला आयोग क्या है, एक परामर्शकारी भूमिका में होता है, परामर्शकारी संस्था है। यह परामर्श ही दे सकता है, यह दंड नहीं दे सकता है। मानना या ना मानना सरकार और अन्य एजेंसियों के पास। यह जैसे यह सुझाव देता है, जैसे उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दहेज निवारण अधिनियम 1961 में संशोधन की मांग किसके द्वारा, महिला आयोग के द्वारा की जाती रही है। जैसे नए विधेयकों को प्रस्तावित करना, जैसे 2005 में महिला आयोग के प्रस्ताव पर घरेलू हिंसा निवारक विधेयक पारित किया गया था। महिला आयोग के द्वारा पीड़ित महिलाओं को न्यायपालिका के मामलों में भी सहायता प्रदान की जाती है। देखिए इसे मान लीजिए कुछ नए विधेयक भी हैं, अगर महिला आयोग को यह लगता है कि महिलाओं के शोषण से संबंधित कुछ और विधेयक होने चाहिए, जैसे 2005 में महिला आयोग के प्रस्ताव पर ही घरेलू हिंसा निवारक विधेयक को संसद द्वारा पास किया गया और इसको क्या कानून का रूप दिया गया। और दूसरी चीज क्या है कि महिला आयोग का ये भी काम है कि पीड़ित महिलाओं को वो क्या करे, न्यायपालिका के मामलों में सहायता पहुंचाने का भी ये काम करती है। मतलब कोर्ट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियां क्या क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियां, यह आयोग सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। मतलब वही मानवाधिकार आयोग जैसे है, यह महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है, केंद्र व राज्य के विभिन्न विभागों के से प्रतिवेदन मांग सकता है और तथा किसी भी व्यक्ति को या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है। तो सेम वही चीज है जो मानवाधिकार में भी क्या कर सकता है, इसके पास भी सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, सिविल न्यायालय की शक्ति ये भी धारण करता है। मतलब यह महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले की जांच कर सकता है, केंद्र सरकार या विभिन्न विभागों से, केंद्र और राज्य के विभिन्न जितने विभाग हैं वह उनसे क्या मांग सकता है, प्रतिवेदन रिपोर्ट मांग सकता है। महिलाओं से संबंधित अगर कोई जांच की गई है तो उसका प्रतिवेदन वो मांग सकता है तथा किसी भी व्यक्ति के अधिकारी को सम्मन जारी करने का अधिकार भी, मतलब चाहे तो किसी भी अधिकारी को बुला सकता है जवाब देने के लिए। ये हो गया महिला आयोग। ये हम लोग आप पढ़ लिए क्या क्या, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग। देखिए महिला आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस की दृष्टि से भी है, प्रीलिम्स की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला आयोग की शक्तियां, महिला आयोग के कार्य, इनकी नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है जो मेंस के हिसाब से भी और ऐसे भी जानना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस की दृष्टि से, वो है नीति आयोग। वो है नीति आयोग, छोटा सा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया। क्या है, यह भी गैर संवैधानिक निकाय है, यह भी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015। बहुत बार प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015। किसके जगह पे किया गया, योजना आयोग की जगह पे किया गया। यह क्या है, यह एक थिंक टैंक है, यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और केंद्र व राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। क्या है, ये भी नीति आयोग का क्या काम है, केंद्र और राज्य सरकार के जो नीति निर्माण होते हैं आर्थिक नीति कार्यकलाप में, ये क्या करेगा, उसमें तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। इसका काम ही है यही नीति आयोग। इसकी संरचना, इसे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। उसी तरह नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यों के उपराज्यपाल शामिल। पहले यह नहीं था, योजना आयोग से यही भिन्न है।
अब इसमें क्या रखा गया है, योजना आयोग पर यह हमेशा इल्जाम लगता रहता था कि यह क्या करता है, यह राज्यों की नहीं सुनता है। इसी चीज को दूर करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया, और नीति आयोग में क्या किया गया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य के क्षेत्र के जहां मुख्यमंत्री नहीं होते, केंद्र शासित प्रदेशों के, उनके राज्यपाल को इसमें शामिल किया गया इसके सदस्य के रूप में, गवर्निंग काउंसिल में। विशेष आमंत्रित सदस्यों में कौन होता है, विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, वे इसके आमंत्रित सदस्य होते हैं। और उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। इस समय कौन है उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, परीक्षा में पूछा जाता है, राजीव कुमार। राजीव कुमार इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सदस्य जो होते हैं इसके पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य ससंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित, मतलब 4 मंत्रिपरिषद के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया। मतलब क्या हुआ, इसका सीईओ कौन होता है, इसका सीईओ नियुक्त किया जाता है, यह सचिव स्तर का आईएएस अधिकारी हो, उसी को एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिसे अभी कौन है, अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। अगर वैसे मान लीजिए अभी इसका कोई अपना सचिवालय नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता के अनुसार इसके सचिवालय की स्थापना होती रहती है। विशिष्ट मुद्दों जैसे और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। क्या मतलब हुआ भाई, क्षेत्र इनका क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया है। देखते नहीं, अभी से मान लीजिए कि जीएसटी ही लागू किया गया है, सॉरी इनका क्या किया, नीति आयोग, इसका क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया जाएगा। एक या एक से अधिक राज्य इसमें शामिल किए जा सकते हैं क्षेत्रीय से। मान लीजिए उत्तर, नीति आयोग का उत्तर दक्षिण परिषद या दक्षिण भारत परिषद, मतलब एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक परिषद का गठन किया जाएगा, कार्यकाल जिसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। पूरा इसका नाम क्या है, नीति आयोग का राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, पीटी के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, पीटी के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, निर्माण 1 जनवरी 2015, निर्माण इसका हुआ 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती इसकी क्या थी, योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष इसका होता है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष इसके कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और वेबसाइट है नीति gov.in, नीति.gov.in इसका वो है। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी। भाई नीति आयोग की जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी बैठक कब होगी, प्रधानमंत्री के निर्देश पे होगी, और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए जो क्षेत्रीय परिषद गठन किया जाएगा उसमें कौन, प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसकी बैठक होगी, और उसमें किसको शामिल होंगे, जो इसके सदस्य हैं, जिसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और कौन है उसके उपराज्यपाल हैं, जहां पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, वो इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का उद्देश्य या कार्य इंपॉर्टेंट है, विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीति परामर्श देना।
विकास की प्रक्रिया में रणनीतिक परामर्श देना, क्योंकि क्या है, ठीक टैंक है। सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना, स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग एवं योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों आदि के माध्यम से ज्ञान व नवाचार को विकसित करना। यही कार्य है, यही जो है वो कार्य है। अब क्या करना है, विकास की प्रक्रिया में सरकार को रणनीतिक परामर्श देना, सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना और स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग देना और योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों और प्रैक्टिशनरों के माध्यम से क्या करना है, ज्ञान को बढ़ावा देना है और नवाचार को विकसित करना। यही कार्य है किसका, नीति आयोग का। और कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी और क्षमता का विकास करना। मतलब क्या करना है, लोगों को टेक्नोक्रेट रूप से भी मजबूत करना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी लोगों को मजबूत करना। केंद्र व राज्यों की ओर चलने वाले एक पक्षी नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदल दिया जाए। ये भी कार्य है। दीर्घकालीन योजना, कार्यक्रम निर्माण और उसके समयानुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करना, यही नीति आयोग का कार्य है। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना और आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित। क्या मतलब होगा कि राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण हो, मतलब ये नहीं कि राज्यों की दृष्टिकोण कुछ और है इसके लिए क्या करना है, एक ऐसे नीति का विकास करना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सहमत। दूसरा और क्या है कि नीति निर्माण करते समय आर्थिक नियोजन, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करना है, सर्वोपरि रखना है, करना है, महत्व ज्यादा देना है। यही नीति आयोग के कार्य हैं। इसी के साथ अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जिसमें सीबीआई, सतर्कता आयोग, ये सब इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से भी, मेंस की दृष्टि, प्रैक्टिकल दृष्टि से, दोनों से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल उसको हम पढ़ेंगे और इसी के साथ हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त, और आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 14 तारीख को मेरा दूसरा मैराथन क्लास होगा। वो किस पे होगा, वो होगा संवैधानिक निकाय, संवैधानिक जो निकाय है उस पे मेरा होगा, जिसमें निर्वाचन आयोग 14 तारीख को 1 बजे से होगा, निर्वाचन आयोग और SC ST आयोग, इस पे हम लोग देखेंगे जो संवैधानिक, जिसका निर्माण संविधान के द्वारा किया गया है। वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर मैराथन क्लास अटेंड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।